बंगाल में विधानसभा नतीजों के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची और इसके साथ में जहां पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में और ममता बनर्जी के बीच में खासतौर पर तल्खी देखने को मिली। जहां पर इस दौरान ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को लेकर काम करने की है, तो वहीं राज्यपाल ने इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बढ़ते संक्रमण पे कदम तो उठाइए, लेकिन साथ में जिस तरह की हिंसाएं चल रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, दुनिया देख रही है और इसको लेकर आज राजधर्म निभाने की जरूरत ममता बनर्जी को है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक जो तमाम कानूनी जो चीजें थी वो चुनाव आयोग के दायरे में थी, उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वो सरकार में आ चुकी हैं, वो सत्ता में आ चुकी हैं, वो मुख्यमंत्री बन चुकी है, शपथ उन्होंने ले ली है और ऐसे में हिंसा को लेकर भी वो कठोर कदम उठाएंगे। और साथ में इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राज्यपाल जब शपथ ग्रहण करवाने के बाद जब बाहर निकलते हैं, ये पूरा शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर हुआ था, आवास पर हुआ था, कम ही लोग वहां पर पहुंचे थे क्योंकि कोविड संकट है। और उसके बाद में जब राज्यपाल बाहर निकलते हैं तो इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है, निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वक्त ऐसा है कि ऐसे में उन्हें कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आज बीजेपी ने धरना दिया है, जगह जगह पर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन साथ में जेपी नड्डा जो कि कोलकाता में मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हम भी शपथ ग्रहण में पहुंचते, लेकिन टीएमसी ने जीत के बाद जिस तरह की ये हरकतें की है, हमारे कार्यकर्ताओं की जान लेने की कोशिश की है, हम इस लड़ाई से हमारी जो इस तरह की जो हिंसा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से इन हिंसाओं का सामना करेंगे। और इसके साथ जेपी नड्डा ने एक बार फिर से ममता बनर्जी से अपील की है कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए, इन हिंसाओं को रोकिए, ताकि जो प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। हम विपक्ष की भूमिका में मजबूत विपक्ष की तरह अपना काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह से लगातार नरसंहार देखा जा रहा है, खूनी खेल देखा जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में एक साथ बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मुंबई के कांदिवली ईस्ट का इलाका है, कांदिवली पूरी विधानसभा का इलाका है, जहां पे यहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भाटकर लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही है कि किस तरह से टीएमसी को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, हिंसा बंद करो। इस तरह के बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं लगातार। शर्म करो ममता बनर्जी, शर्म करो ममता बहनों, शर्म करो। इस तरह की तमाम तस्वीरें जो कि आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। बात करेंगे कि किस तरह से क्या मांगनी है। स्थानीय विधायक अतुल भाटकर जी हमारे साथ है, इसकी जानकारी देंगे। टीएमसी ने जीतने के बाद विशेषतः पश्चिम बंगाल के जो हिंदू लोग हैं और विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मतदार है, उनके खिलाफ वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ने ये अत्याचार किया है। 10 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी 48 आवर्स के अंदर। साथ में महिलाओं के पर अत्याचार किए गए, उनको घर से बाहर खदेड़ दिया और इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। और ममता बनर्जी को हम ये बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में आप जीती है, इसका अर्थ पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मतदार, वहाँ का हिंदू समाज ये अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो जल्द से जल्द करे, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रास्ते पे आएगी और उसको ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब देगी। इतना बड़ा नरसंहार करने के पीछे मंशा क्या है? ममता बनर्जी क्या ममता बनर्जी इस पूरे मामले को जानती हैं या कार्रवाई नहीं कर रही? इस तरह की बातें सामने आई है। देखो, पश्चिम बंगाल का साम्यवादी पार्टी के सत्ता से लेकर ये इतिहास रहा है कि वहाँ हिंसा खुलेआम चलती है और वही काम ममता बनर्जी ने अपने 10 बरस के कार्यकाल में चलाया। लेफ्टिस्ट लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी प्रकार का अत्याचार करने का काम किया। और इसके लिए ये पश्चिम बंगाल के साम्यवादी और ममता के राजनीति का एक बहुत बड़ा गुण है, जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी का विरोध पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा था, बीजेपी के हर वार्ड के हर विधानसभा में किया जा रहा है,
क्या इस तरह का विरोध चलेगा, कब तक चलेगा और इसका परिणाम आखिरकार क्या होने वाला? नहीं, आज का तो प्रतीकात्मक कार्यक्रम था कोविड को चलते हुए, लेकिन ममता बनर्जी ये ध्यान में रखे कि वो पश्चिम बंगाल जीती, इसका अर्थ पश्चिम बंगाल की ओनरशिप उसके पास नहीं आई है, और यदि वो इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले दिन में हम कानून का सहारा लेकर तो कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन पूरे देश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में जाएंगे, रास्ते पर उतरेंगे और ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद लगातार ममता बनर्जी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम लोगों का नरसंहार किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लेती हैं तो यहाँ से पूरे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जाएंगे और उनके घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनिया मुंबई। जनपद जालौन में हत्या जैसे जघन्य अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जालौन में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर औरई के काशीराम कॉलोनी के रहने वाले मामा भांजे 29 अप्रैल से गायब थे। तो वहीं मामा भांजे के जले हुए सब तिरसा कलार के जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। भाइयों को लापता है 29 तारीख से 30 तारीख को शाम के दोपहर में करीब रिपोर्ट लिखाने आए, तो यहाँ पे रिपोर्ट ली नहीं गई। बोले थे कि यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने चले आए और आप इन्हें लापता कर दे, आप ही रिपोर्ट लिखाने चले आए। बोले भागो यहाँ से, अम्मा को हल्का के भगा लिया। फिर 30 तारीख को आए, उस दिन भी सुना ही नहीं भाई। 2 तारीख क्या है, उस दिन सुना ही नहीं। कल बुलाया, बोले आया हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखें। जब नकलौदा 76 नंबर लगाया तो वहाँ से शिकायत आई हुई कि यहाँ पे एसपी साहब को लगाया था, तब मतलब फोन यहाँ से गिरा जब इनने बुलाया हमको। बोले आइए आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब रिपोर्ट क्या लिखी जाएगी, कल नहीं कांड हुआ, कल रिपोर्ट लिखी क्या होगा। वहीं सब मिलने की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, वह मौके पर पहुंचकर परिजनों ने सबकी शिकायत करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं औरई कोतवाली पहुंचकर परिजनों ने हंगामा काटा। तो इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक एसबीर सिंह को लगी, तो उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। तो वहीं उनके निर्देशों के बाद 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक एसबीर सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश में 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, वहीं 1 लोग की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। तो वहीं जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं औरई कोतवाली पुलिस पर, उस पर जाँच की जा रही है। इस पर जो परिणाम निकल कर आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, और अभी ये वैक्सीनेशन थोड़े अंतराल में कुछ कम मात्रा में लगाए जाएंगे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 15 मई तक इनकी पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी, जिसको ये धीरे धीरे बढ़ा दी जाएंगे। उसी के तहत उज्जैन जिले में और आज उज्जैन के हॉस्पिटल में भी वैक्सीन 18 से 44 वर्ष वालों के लोगों के लिए लगाई गई। 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और उसकी विशेषता ये है कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा और ऑनलाइन बुकिंग होगी। रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब तक बुकिंग ना हो तब तक टीका नहीं लगेगा। और उज्जैन में और मेरे ख्याल से पूरे एमपी में सीएम महोदय ने शनै धीरे धीरे बढ़ाने की बात करी है। अभी 2 सेशन उज्जैन में आज और कल 100 के होंगे, उसके बाद में डायरेक्ट 900 के सेशन 9 जगह पर हो जाएंगे। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर 1300 के सेशन, मतलब 13 जगह हो जाएंगे 100 के। तो इस प्रकार स्केल अप करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये प्रक्रिया को लोग समझ ले। अभी आज भी कई लोग ऐसे लोग आ गए थे जिनका पंजीयन तो था लेकिन बुकिंग नहीं थी। जिन लोगों को वैक्सीन लगवानी थी, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था या
वो सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी था, लेकिन साथ में उसके लिए बुकिंग कराना भी आवश्यक था। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था लेकिन बुकिंग नहीं कराई थी, उन लोगों को आज ये वैक्सीन नहीं लगी है, और जिन लोगों ने बुकिंग करा ली थी उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टर परमार ने वहाँ बताया है कि ये वैक्सीनेशन सेशनों के आधार पर होगा। आज और कल 100 के 2 सेशन लगाए जाएंगे। उसके बाद में इस सेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। जो अगला सेशन होगा वो 900 का होगा, उसके बाद 1300 का होगा। ऐसा धीरे धीरे इस सेशन को बढ़ाया जाएगा। एक प्रश्न के द्वारा उनसे पूछा गया जब 45 वर्ष के लोगों के ऊपर के लिए व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने बताया कि वो व्यवस्था जो पूर्वतः थी वो रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सेंटरों को कम ज़्यादा किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए गोलू राठौर के साथ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू व संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस के जितने कर्मचारी हैं वह सड़कों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। के लिए और उनके परिवारों के लिए हमने आज पुलिस अधीक्षक रीवा ने और DIG रीवा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से और दूसरे RI रीवा के द्वारा ये पुलिस हॉस्पिटल एक स्थापित किया है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए हर प्रकार का सुविधा है। पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार वालों को अगर कोई टेस्टिंग कराना है तो यहीं पर टेस्टिंग हो जाएगी, और उसके अलावा उनको अगर कोई भी किसी प्रकार का समस्या हो इनिशियली, तो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है। सब प्रकार का मेडिसिन मतलब दवाइयाँ सब उपलब्ध यहाँ पर है, क्योंकि हमारे कर्मचारी दिनों रात पूरा हर जगह पे ये लॉकडाउन को एनफोर्स करने, जनता कर्फ्यू को एनफोर्स करने के लिए दिन रात पूरा सड़कों में घूमते रहते हैं। तो वहीं रीवा जिले से पुलिस कर्मचारियों के लिए एक खुशी की खबर सामने निकल कर आई है। जी हां, आपको बता दें कि रीवा जिले में पुलिस हॉस्पिटल आज स्थापित किया गया है, जहां पर पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों का कोविड टेस्ट सहित आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है। वहां पर पुलिस कर्मचारी जाकर अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। पुलिस कर्मचारी के जो परिवार हैं वह हॉस्पिटल में जाकर अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कोई पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो वहां पर आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि पुलिस कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से जीतने में वह कोरोना संक्रमण पर जीत पा सकें। पूरी व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। रीवा SP और DIG के द्वारा मेहनत करके यह हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। वहीं रीवा कलेक्टर के द्वारा आज ही 2 डॉक्टर पुलिस हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिए गए हैं। रीवा IG के द्वारा बताया गया कि यह हॉस्पिटल सर्व सुविधा युक्त है और पुलिस कर्मचारियों के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगा। हालांकि रीवा IG ने बताया कि यह व्यवस्था और पुलिस हॉस्पिटल एक ही जिले में नहीं, वह 4 जिलों में, रीवा संभाग के जो 4 जिले हैं उन सभी जिलों में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं रीवा IG ने कहा कि आगे वह ऑक्सीजन युक्त बेड की भी व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही ऑक्सीजन युक्त बेड पुलिस हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगे। हालांकि रीवा में यह पुलिस कर्मचारियों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, वहीं दूसरी ओर कई लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले 3 दिनों में हल्की सी गिरावट आई है, जो राहत के संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में 3,82,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 3,780 मरीजों की जानें गई हैं। तो इस समय देश में 34,13,642 एक्टिव केसेस हैं और 1,62,93,00,000 लोग रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक अर्ली ट्रेंड केसेस के रिडक्शन का नोट किया है। उसके संबंध में आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है, जिसमें कि अगर देखें डे ऑन डे ग्रोथ अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 2.4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है। और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भारत 1,000 से ज्यादा वेंटिलेटर आएंगे। इधर देश में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक अब तक देश भर में मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 9 राज्यों में 6,71,000 से ज्यादा डोज पहुंचाई जा चुकी है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अभिनंदन भारद्वाज, ANB न्यूज।
कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है और वहीं ब्राजील में भी कोरोना काल बनकर टूटा है। बता दें कि देश में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि 800 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। इस घटना से पूरा देश हिल गया है। विशेषज्ञों ने महिलाओं को चेतावनी दी है कि अपने गर्भ धारण करने की योजना को कुछ समय के लिए टाल दें। ब्राजील के एक टास्क फोर्स के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने से लेकर कोरोना महामारी के चपेट में आने से 803 गर्भवती और डिलीवरी के समय महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। कोरोना से मर रही गर्भवती महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से लेकर सरकार भी चिंतित है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्राजील की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इसलिए विशेषज्ञों ने महिलाओं से गर्भ धारण में देरी करने की चेतावनी भी दे रखी है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली गर्भवती महिलाओं की मौत के कुल मामलों में 77.5% ब्राजील में ही हुए हैं। बता दें कि ब्राजील में कोरोना महामारी पीक पर है। हालात इतने खराब है कि डेड बॉडी इधर उधर फेंके जा रहे हैं। और अब भी देखने वाली बात ये होगी कि ब्राजील की सरकार आने वाले समय में कोरोना पर कैसे नियंत्रण करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ करण मेहरा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में, जहां लापरवाही के दौरान बता रहे हैं आपको कि 1 घंटे से यहां लाइट नहीं है। जो मरीजों की जो मशीनें लगी हुई थी, लाइट न होने के कारण उनकी मौतें हो रही हैं। बता रहे हैं अभी लाइट दोबारा 1 घंटे बाद आने के बाद दोबारा सांस उसमें आई है। यहाँ देख सकते हैं आप, हालात बद से बदतर हैं। देखिए अभी इनको मैं तो बता दिया था इनको यहाँ पर, यहाँ जो कि हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लोग, इनके परिजन मौजूद हैं, इनसे बात कराता हूँ आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। क्या मामला ये था, हमने बोला था डॉक्टर साहब से, मैं डॉक्टर साहब मरीज की सीरियस हाल है, आप देखो जाके। तो बोले थे हम आ रहे हैं, अभी सिगरेट पी रहे हैं, जाके सिगरेट पी रहे थे बाहर। और लाइट 1 घंटे जाकर हम क्या कर सकते, ये बोले हम क्या कर सकते, लाइट का तो कोई इंतजाम ही नहीं है। 1 घंटा हो गया, हम इधर उधर भटक रहे चारों तरफ। डॉक्टरनी से बोलते, डॉक्टरनी भी यही बात बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ, डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। कर्मचारी, नर्स, स्टाफ कोई नहीं है ना, ऐसे ही चलता है बस। कोई चाय पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा जाके। तो अभी यहाँ मशीन बंद हो गई थी इनकी, तो कैसा, मतलब किस हाथ पर छोड़ गई थी? हाथ पे छोड़ नहीं, सांस नहीं छोड़ी थी, सांस चल रही थी। डॉक्टर साहब बोले खत्म हो गई, ले जाओ इनको। और तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पेशेंट है यहाँ पर, ये सब डॉक्टर स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया था। जहाँ लाइट आने पर, मशीन चालू होने के बाद दोबारा सांस इनमें आई है। तो ये लापरवाही बराबर सरकारी ट्रामा सेंटर में देखी जा रही है। इस तरीके से मैं, ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे साथ महिला हैं, इनके परिजन हैं। जी मैडम, क्या बात है, क्या नाम है? मेरी मम्मी को डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं मार के, और कह रहे कराना कुछ भी नहीं है मेरी माँ को कुछ भी नहीं है, लेके जाओ। मेरी माँ को छोड़ के चले गए, मेरी माँ को छोड़ के चले गए। यहाँ पे 4 घंटा से डॉक्टर नहीं है मेरी मम्मी के पास, 4 घंटा से नहीं है मेरी मम्मी के पास। तो बिल्कुल लापरवाही जो बराबर जो इस तरीके से सरकारी ट्रामा सेंटर में बढ़ती आ रही है, जिससे कि मरीजों की लगातार मौत हो रही है। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सरकारी ट्रामा सेंटर में। मैं आपको यहाँ डॉक्टर से बात कराता हूँ, यहाँ देखता हूँ, यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं हमारे साथ। ये देखें आप, डॉक्टर, यहाँ का पूरा स्टाफ खाली है, यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो हालात मैं दिखा रहा हूँ आपको सरकारी ट्रामा सेंटर के, क्योंकि लापरवाही इस तरीके से हो रही है, मरीजों की मौत हो रही है। तो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ के ताज़ा तस्वीरें जो कि दिखा रहा हूँ फिरोजाबाद सरकारी ट्रामा सेंटर की, जो कि लापरवाही के दौरान मरीजों की लगातार मौतें होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अभी भी सुध-बुध खोए बैठा हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल उपाध्याय के साथ साहिल खान, ANB न्यूज फिरोजाबाद। दिल्ली सरकार ने कल कहा कि दिल्ली की जनता एक दूसरे का सहयोग करे, ऑक्सीजन को लेकर या फिर बेडों को लेकर, जो भी मरीज है उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ तक कि खुद कहा कि लोग भाग एक दूसरे की मदद करें। मगर इसी कड़ी में कहीं ना कहीं दिल्ली के रेड लाइट एरिया के अंदर हिंदूवादी संस्थाओं ने आज राशन देकर ये साबित कर दिया कि वो संस्थाएं भी पीछे नहीं हैं और लगातार एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं वहाँ पर रेड लाइट एरिया के अंदर काम करती हैं, वो उनको भी राशन देकर और सब्जियां वगैरह देकर इस तरीके से इसे राहत देने की कोशिश की गई है। मगर जिस तरीके से लगातार एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को काम धंधे भी नहीं है, रोजी रोजगार चला गया है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है। इस स्थिति को संभालने के लिए इस तरीके की संस्थाएं आगे आ रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकारें मदद करें न करें, मगर
एक दूसरे का सहयोग जरूर करना चाहिए, मगर देखना होगा कि इस तरीके का सहयोग कितना आगे चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी तक लॉकडाउन है और स्थिति बिल्कुल खराब है, क्योंकि अस्पतालों की हालत भी खराब है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल चौपट है। मगर देखना होगा कि अर्थव्यवस्था रहेगी इस तरीके से या फिर एक संस्थाएं जिस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रही हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए भी जनता आगे आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनडी न्यूज़, दिल्ली। जिस कदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बात करें इंदौर की, जो कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही, तो वहीं प्रशासन भी, इंदौर प्रशासन लगातार इस पर सख्त नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए इंदौर एसपी आज स्वयं अपने पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर इंदौर के ऐसे कई चौराहों पर सख्त नजर आए और लोगों को समझाइश देते ही भी नजर आए। जो लोग लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसी को लेकर हमारे बीच इंदौर एसपी स्वयं यहाँ पर हैं, जो हम की उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह की और क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस तरह प्रशासन सख्त नजर आ रहा है? देखिए, इसमें जो है कोरोना को लेकर के धारा 144 का आदेश डीएम महोदय के द्वारा जारी किया गया है। उसमें जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको छूट है, जो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं, बार बार समझाइश देने के बाद भी उन पर कार्रवाई हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक एक गाड़ी को पुलिस चेक कर रही है कि और पता लगा रही है कि वो किस काम से बाहर निकले हैं। यदि वो अनावश्यक कार्य से बाहर निकले हैं तो उन पर 51 की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और आगे क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? अभी तक करीब 1200 लोगों को, जिस दिन से चल रहा है 1200 लोगों को करीब हम लोग जो है 151 की कार्रवाई कर चुके हैं और अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमारा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आप प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें और यदि जब बहुत ज़रूरी कार्य हो उस कार्य के लिए ही आप बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। तो लगातार इंदौर एसपी भी पूरी तरह से यहाँ पर सख्त नज़र आ रहे हैं और अपने पूरे पुलिस टीम के साथ, बल के साथ लोगों को समझाइश देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, चूँकि लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जहां मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है और लोग इसके बावजूद भी लगातार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको लेकर अब प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। उसको देखकर प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।